दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। जबकि रिलायंस पावर को इंडिया का सबसे बड़ा टेंडर प्राप्त हुआ है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बाजार में गिरावट का माहौल। इस समय बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। कल कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट और आज भी 500 पॉइंट की गिरावट। 2 ही दिन में 1500 पॉइंट गिरा बाजार। और एफआई की वजह से हो रहा है सब कुछ। एफआई इस समय बाजार से बिकवाली कर रही है। अब आप देख सकते हो कि यूएस फेड मीटिंग के पहले पहले ये फैसले किए जा रहे। इंडिया के बाज़ार के अलावा उनको लग रहा है कि यूएस का बाज़ार काफ़ी ठीक लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद। तो यहाँ से उनका निवेश शिफ्ट हो रहा है। ये बाज़ार के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात तो है, लेकिन डीआई बिल्कुल बाज़ार में इस समय फ़ायदा उठा रहे। काफ़ी जम के खरीदारी भी हो रही है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अनिल अंबानी तो कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री कर दिया है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे जब रिलायंस पावर पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और उसकी जितनी सब्सिडीज कंपनियां वो भी एक एक करके लगभग डेट फ्री हो चुकी है। तो क्या आने वाले समय कुछ बेहतर होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले PSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 80,182 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, यानी 0.62% गिरा सेंसेक्स। तो कल भी 1000 पॉइंट की गिरावट और आज भी 500 पॉइंट की गिरावट दबा के हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है, देख सकते हो कि एफआई की। आज एफआई ने बाजार में फिर से बिकवाली की, लेकिन आज कल के मुकाबले बिकवाली कम थी तो गिरावट भी कम हुई। आज एफआई ने 13,345 का नया इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 14,662 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1316 करोड़ निगेटिव है। 1316 करोड़ का आज माल बेचा है, लेकिन कल 6400 करोड़ की भारी बिकवाली की थी, परंतु वो लगातार फिर से बिकवाल बन गए। इस वजह से जो खरीदारी का आंकड़ा था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब इस महीने में दिसंबर में उनकी खरीदारी मात्र 3701 करोड़ के आसपास रह गई है। स्टार्ट में महीने की शुरुआत में इन्होंने शानदार खरीदारी की थी, जिससे वो आंकड़ा करीब 15,000 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन वही आंकड़ा अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यानी एफआई जो दिसंबर महीने में अच्छी खासी खरीदारी करते वो अब बिकवाल बन चुके हैं। बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो है डीआई की तरफ से, और डीआई ने आज शानदार खरीदारी भी की है। तो आज डीआई ने 14,068 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने मात्र 9,984 करोड़ की ही बिकवाली की है। तो इस गिरावट का पूरा फायदा डीआई ने उठाया। बड़े फंड हाउस इंडिया के इस समय एक्टिव हो चुके। उन्होंने 4,084 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। कल भी उन्होंने 2,706 करोड़ की खरीदारी की थी। तो उनकी जो खरीदारी है वो 11,228 करोड़ तक पहुंच गई है। एक समय डीआई की खरीदारी एफआई के मुकाबले कम थी, लेकिन अभी देख सकते हो आंकड़े बदल चुके हैं और इस महीने में अब अच्छी खासी खरीदारी डीआई ने भी कर ली है। ये एक शुभ संकेत है बाजार के लिए। कम से कम बाजार को सपोर्ट मिल रहा है हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस से। अब रिलायंस पावर की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई 46.85 पर। क्लोजिंग कल 46.71 के आसपास थी और इंट्राडे में 47.24 का हाई भी बना। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। बाजार का सपोर्ट मिलता तो स्टॉक ऊपर जाता, लेकिन आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल था। नतीजा ये वो कि स्टॉक में बिकवाली शुरू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। इस वजह से 44.80 का लो बना। अंत में क्लोजिंग भी नीचे की तरफ ही रही है 44.90 के आसपास, जहाँ पे 3.87% की गिरावट हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इंट्राडे का लो काफ़ी 44 के आसपास है, लेकिन हाई 47 था। एक ही दिन में अपडाउन काफ़ी बड़ा है। 52 वीक का लो इसका 19.40 का, यानी 19 रुपये के आसपास था, परंतु हाई 53.64 का है। अभी आप देख सकते हो कि उस करंट लेवल से जो है स्टॉक उस हिसाब से अपने ऊपरी प्राइस से 6 रुपये नीचे था। आज का 47 का हाई हम समझ ले तो स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत तो दिख रहा है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ के आसपास है, जो कोविड काल में आई थी, और 499 इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस है, जो IPO प्राइस थी। और वहाँ पे उस प्राइस को तो कभी इसने छुआ ही नहीं। स्टॉक लगातार नीचे ही गया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे इंडिया की सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है। जो भी इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होंगे अक्षय ऊर्जा के, उसके लिए 10% जो भंडारण है यानी स्टोरेज है उसको अनिवार्य किया जा सकता है। तो ये देख सकते हो कि 21वां जो वैश्विक यहाँ पे ग्लोबल एक समिट हुआ था MSMEs का, उसके दौरान सरकार की तरफ से इसकी मंशा जाहिर की गई है।
जो ऊर्जा सचिव है प्रशांत कुमार सिंह ने कहा है कि 10% भंडारण का आदेश पेश किया जा सकता है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है। यानी सरकार 10% से शुरू करेगी, इसको आगे बढ़ा सकती है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो उनकी मंशा व्यक्त की गई है कि सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, यानी सोलर और विंड दोनों ही जो एनर्जी का निर्माण करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़रूरत है तब बिजली मिल नहीं पाती है। तो आने वाले समय जो अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट है, उसको दूर करने के लिए 2400 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार चाहती है कि इसमें 10% बैटरी भंडारण की व्यवस्था की जाए। जो भी प्रोजेक्ट तैयार होता है, सोलर हो या फिर विंड के प्रोजेक्ट हो, उसके पास में ही 10% बैटरी एनर्जी स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए, वहीं पर उसको स्टोर कर लिया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला किया गया है। आज हम इस रुकावट की समस्या से जूझ रहे हैं। अक्षय ऊर्जा का अनुकूल समिति सीमित है, क्योंकि सौर ऊर्जा 7 से 8 घंटे के लिए उपलब्ध होती है और पवन ऊर्जा है वो मौसमी है, यानी सीजनेबल है, वो हर समय नहीं मिलती। जब हवा चलती है तभी बिजली का निर्माण होता है। यदि आप बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं तो निरंतर 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर सकते हैं। तो ये सरकार का फैसला है कि 10% से शुरू करके इसको और बढ़ाया जाए। तो सरकार की तरफ से देख सकते हो कि यहाँ पे जो बयान में कहा गया है, सिंह जी की तरफ से जो बयान दिया गया, उनका कहना है कि कोई भी स्टैंड अलोन सोलर या विंड प्रोजेक्ट बनाना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि उसको बैटरी के साथ ऐड करके ही बनाना ये सही है। तो देख सकते हो कि आने वाले समय इसको 30 से 40% बढ़ाने की तरफ आगे सरकार बढ़ सकती है, और ये अच्छी बात भी है। उससे कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, जो सोलर या विंड प्रोजेक्ट करते हैं वो एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। तो ये देख सकते हो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और इसका फ़ायदा आने वाले समय रिलायंस जैसी कंपनियों को होगा। रिलायंस पावर ने तो ऑलरेडी बैटरी एनर्जी स्टोरेज का एक बड़ा टेंडर सरकार का हासिल भी कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा टेंडर है, और ये 930 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। 465 और /1860 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण का जो प्रोजेक्ट है, ये दोनों साथ में। ये सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की मंशा है उसी के हिसाब का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट भी है और साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये आप देख सकते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी साथ में शामिल होगा। तो ये रिलायंस ने इसमें पहल की, और ये रिलायंस सबसे आगे निकली और टेंडर में इन्होंने जीता है। तो ये देख सकते हो कि चीन के अलावा एशिया की एक ही साइट पर ग्रिड स्टोरेज बैटरी की ये सबसे बड़ी ये प्रोजेक्ट होगी। और कंपनी ने बताया कि हर रोज़ 4 घंटे की सुनिश्चित पीक पावर सप्लाई के साथ प्रतिस्पर्धी टैरिफ से डिस्कॉम को राहत जरूर मिलेगी। जो पीक घंटों के दौरान एक्सचेंज से 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है रिलायंस पावर के लिए। और आप देख सकते हो कि 9 दिसंबर को ही नीलामी प्रक्रिया में इन्होंने ये ई रिवर्स नीलामी प्रक्रिया थी, उसके माध्यम से इस टेंडर को जीता है। और ये तभी पॉसिबल हुआ है जब हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उस आदेश पर, जिसमें कम से कम 3 साल के लिए रोक दिया गया था रिलायंस पावर को किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने से। लेकिन हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद वो फ्री हो गए, और फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी उनको छूट दे दी कि आप हिस्सा ले सकते हो, और तुरंत ही उन्होंने टेंडर जीत लिया। और ये देख सकते हो इन्होंने इसका बेनिफिट उठाया। अब यहाँ पे पेयर कंपनियों से तुलना करें तो रिलायंस पावर ने लगातार बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल के हिसाब से रिलायंस पावर ने 88% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 12% की तेजी बनी है, और अदानी पावर ने 3.37% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो रिलायंस पावर ने 44% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 7% की गिरावट हुई है, और अदानी पावर 30% गिरा है। यानी देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस पावर ने बहुत ही बेहतर किया, जबकि अदानी पावर काफ़ी बड़ा लूजर साबित हुआ है। 3 मंथ की भी बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 36% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान एनटीपीसी में 17% की गिरावट हुई है, अदानी पावर 20% गिरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर में 31% की तेजी बनी है, जबकि एनटीपीसी में 6% की गिरावट हुई है, और अदानी पावर में 1% की गिरावट है। तो रिलायंस पावर देख सकते हो 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से विनर ही साबित हुआ है, और बाकी जो कंपनियां पेयर कंपनियों ने निगेटिव रिटर्न लगातार दिया है। 1 वीक की भी बात करें तो रिलायंस पावर ने 1.91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 6.50% की गिरावट हुई है, और अदानी पावर में 0.37% की तेजी बनी है। यानी लगातार पिछले 1 साल से लगे सप्ताह तक अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने बेहतर रिटर्न देकर साबित किया कि ये बाजार का हीरो है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।